हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें ग्रामर प्लस बुक दोनों है आपका, इसीलिए वीडियो एक भी मिनट स्किप नहीं करेंगे, गौर से देखेंगे। इसमें सारा सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन पर आप बात कर रहे हैं। मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जन जन का चेहरा किसकी कविता है? मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा किसकी कविता है? मुक्तिबोध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत करने की शैली बतलाना चाहते हैं। बातचीत की क्या बतला रहे हैं? बातचीत की शैली बतला रहे हैं। दो का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान की खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना है भाई, उसका पुत्र है। वह पुत्र अपने पुत्र को क्या कहता था? खिलौना कहता था, छौना कहता था। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कविता लिखी है? तो पुत्र वियोग। पुत्र वियोग क्या है? आपका शौक गीत है। पुत्र वियोग शौक गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। छायावादोत्तर युग के कवि हैं। कौन सा? छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर, जिसे राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। दिनकर को क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय कवि कहा जाता था। ठीक है, राष्ट्रीय कवि दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? तो बेगूसराय, बिहार। बेगूसराय, बिहार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? मालती के पति, ये जो मालती के पति ये किस पात्र से, मालती ये किस पात्र से आपको समझ में आया होगा? रोज कहानी के मुख्य पात्र के रूप में कौन है? मालती है। और रोज कहानी किसने लिखा है? तो हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर मालती के पति का व्यवसाय क्या था? मालती डॉक्टर। मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? वे पैसे से क्या थे? डॉक्टर थे, जो कि गैंग्रीन नामक एक बीमारी था, और उसी गैंग्रीन नामक बीमारी का मालती के पति क्या करते थे? इलाज करते थे। तो गैंग्रीन क्या है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार का बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नवयुवक। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का। देखिए, नवयुवक नहीं होगा, नौजवान भारत सभा का होगा, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ध्यान देना होगा। ठीक है, नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा के लेखक जो है आपका जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा किस नदी को आधार बनाया गया है? तो ओ सदानीरा में गंडक नदी को आधार बनाया गया। किस नदी का? तो गंडक नदी को आधार बना करके, ठीक है, उसकी संस्कृति सभ्यता, चंपारण की संस्कृति सभ्यता का वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका का संपादक रहे हैं? नामवर सिंह, जो नामवर सिंह क्या लिखे हैं? तो नामवर सिंह लिखे हैं आपका प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज किसकी कीर्ति है? तो नामवर सिंह की कीर्ति है। प्रगीत और समाज किसकी कीर्ति है? नामवर सिंह। और त्रैमासिक पत्रिका का संपादक जो हैं वह रहे हैं, तो वह 8 का ए आलोचना रहे हैं। वह क्या रहे हैं? आलोचना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज किसका पर्याय बनकर उभरा था? त्रिज मतलब किसका पर्यायवाची है? तो वह त्रिज जो है वह आतंक का पर्यायवाची है। किसका है? आतंक का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिज कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो त्रिज कहानी उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ। तो ये भी याद रखना है आपको। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता जो है आपका जे कृष्णमूर्ति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। और ये जो है शिक्षा आपका क्या है? तो ये शिक्षा संभाषण है। शिक्षा उसकी विधा क्या है? तो संभाषण बोलिए या शिक्षा शास्त्र बोलिए। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था, ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसी के काव्य की भाषा क्या थी? तो जैसी आपको पता होगा कि करवक के रचयिता कौन है? तो करवक के रचयिता मोहम्मद मालिक जैसी है। करवक के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद मालिक जैसवी जी हैं। और करवक कहाँ से लिया गया है? तो करवक जो है पद्मावत का एक छोटा सा भाग है, पद्मावत से लिया गया। तो करवक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत में किसका वर्णन है? तो पद्मावत में आपको पद्मावती रानी और राजा रतन सेन का वर्णन है। पद्मावत में किसकी कथाओं का वर्णन है? प्रेम की कथाओं का वर्णन है। पद्मावती रानी और राजा रतन सेन की कथाओं का वर्णन है। और ये इसकी रचना, पद्मावत की रचना कौन है? मालिक मोहम्मद जैसवी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत और जैसवी फकीर थे। वो क्या थे? फकीर थे।
और रूपहीन थे, क्योंकि उसको चेचक के कारण जो है उसका शरीर काफ़ी रूपहीन होने लगा, जिसके कारण उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए वह जो है अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है, मालिक मोहम्मद जैसवी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो आपका दर्पण से की है। तो यहाँ पर जैसवी के काव्य की भाषा कौन सी थी? तो जैसवी के काव्य की भाषा थी आपका अवधी भाषा। क्या थी? अवधी भाषा, जैसवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत भी किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका अवधी भाषा में ही लिखा गया है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सी, वल्लभाचार्य। सूर्यदास के शिक्षा दीक्षा गुरु बोलेगा तो वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है। सूरदास पद लिखे थे, सूरदास। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास में दोनों पदों की किस रस की व्यंजना हुई है? तो आपका जो हो जाएगा भक्ति रस। कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस, क्योंकि भक्ति के प्रति वह ध्यान दिए थे, भक्ति रस, इसीलिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? भक्ति रस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? नाम से ही पता चलता होगा छप्पय। तो छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद है? तो छप्पय में 6 पंक्ति होते हैं। छप्पय को इसमें कितने पंक्ति होते हैं? 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नाम से आपको पता चलता है छप्पय, छप्पय मतलब 6। तो छप्पय में कितने पंक्तियों का छंद होता है? वही 6 पंक्तियों का छप्पय में छंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? कहने का मतलब है सूरदास किस मुगल समकालीन थे, किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। अकबर को अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है। अकबर को कैसा शासक कहा जाता है? अनपढ़ शासक कहा जाता है। और से अकबर और से अनपढ़। और अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता? मतलब उषा का जादू कब टूट जाता है? तो कहने का मतलब है उषा का जादू क्या है? तो लालिमा और नीलिमा दृश्य को ही उषा का जादू कहा जाता है। और इसी दृश्य को देखकर आदमी को आनंद लगता है और इसी आनंद को वह जादू समझता है। इसी आनंद को दरअसल वह क्या समझते हैं? जादू समझते हैं। ठीक है। उषा शमशेर बहादुर के द्वारा लिखा गया कविता है। उषा किसके द्वारा लिखा गया? शमशेर बहादुर का लिखा गया है कृति है। तो उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर, जैसे सूर्योदय होगा, क्योंकि सूर्योदय से कुछ क्षण पहले का समय जो होता है वही उषा का जादू कहलाता है। तो वह जादू कब टूट जाता है? जब सूर्योदय हो जाता है, कंप्लीट रूप से सूर्य निकल जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तो सूर्योदय होने के समय जादू उषा का टूट जाता है। अधिनायक कौन है? अधिनायक तो वो हैं जो सत्ताधारी वर्ग हैं। अधिनायक जनता का नायक को अधिनायक कहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कौन है? तो जो सत्ताधारी वर्ग हैं, जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, वही तो अधिनायक हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। अधिनायक रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, वार्तालाप शैली। ये क्या है? वार्तालाप शैली है। तो आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ये वो एक वार्तालाप हो रही। प्यारे नन्हे बेटे, लोहा को कहाँ कहाँ मिल रहा है? उसके माता पिता लोहा को तरह तरह के एग्जाम्पल देख करके बताएं। बेटी ने एक सवाल की है कि माताजी लोहा कहाँ कहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है? तो वो तरह तरह चिमटा में दिखाते हैं, रोटी पकड़ने वाले चिमटा में दिखाते हैं, कढ़ाई में दिखाते हैं। इस तरह से उसको लोहा का ज्ञान दिलवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? कहने का मतलब गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है। क्यों? कि आजकल गांव में आदमी फिल्मी जगत में आने के कारण भोजपुरी स्टाइल में गाना सुनते हैं, फिल्मी गाना सुनते हैं, लेकिन लोकगीत का प्रचलन खत्म हो गया। जब बहुत आदमी, हमारे दादाजी परदादाजी लोकगीत को सुनना पसंद करते थे। जैसे लोकगीत, बहुत सारे लोकगीत है गे माई सुन हमरा पढ़े के जाय दे, सुने छिए स्कूल में खिचड़ी मिले छे, खिचड़ी मिले। ये सब लोकगीत जब आदमी रोपा करते थे अपना खेत में, तो वहाँ पर भी लोकगीत उठाते थे, जिसको सुन करके कान को काफ़ी सुकून मिलता है। इसीलिए गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता धर्मात्मा का संधि विच्छेद की। जो भी संधि विच्छेद हम लिए हुए हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
चलिए धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश का संधि विच्छेद करें, न्यायाधीश ऑप्शन नंबर 22, न्यायाधीश, ठीक है, न्याय प्लस अधीश, न्यायाधीश 22 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। अगर यही बोलेगा संधि के 3 भेद कौन कौन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर यही बोलेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर्ग संधि के आपका 5 भेद होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयाति संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम लगे रहें, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, जम के तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचानन का संधि विच्छेद करें, पंचानन का संधि विच्छेद करें, पंच प्लस आनन, पंचानन, पंच प्लस आनन, आनन मतलब मुख, 5 मुख वाले को पंचानन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है, पंचानन, पंच प्लस आनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभारंभ का संधि विच्छेद करें, शुभारंभ, शुभारंभ का संधि विच्छेद करें, शुभ प्लस आरंभ, शुभ प्लस आरंभ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है, शुभारंभ, शुभ प्लस आरंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है नमस्कार का संधि विच्छेद करें, नमस्कार, नमः, नमस्कार, नमस्कार का संधि विच्छेद नमः प्लसकार, नमस्कार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, बेज्जत में कौन सा उपसर्ग है, बेज्जत, बेज्जत में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका बेज्जत में बे उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, बेज्जत में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है, गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका गैर हाजिरी में जो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए गैर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, गैर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उठल्लू में कौन सा उपसर्ग है, उठल्लू, उठल्लू में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, उठल्लू, उठ प्लस लू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उपसर्ग की संख्या 22 होती है, ये भी याद रखना। हस्सोर, हस्सोर में कौन सा प्रत्यय है, हस्सोर में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो आपका और प्रत्यय, हस प्लस और, हस्सोर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत प्रत्ययों की संख्या बोलेगा तो कृत प्रत्ययों की संख्या जो होती है वह 28 होती है, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगनचुंबी किसके लिए चुंबी जी, गगन के लिए चुंबी, कहने का मतलब है चुंबी तो है लेकिन किसके लिए, आकाश के लिए है, कहने का मतलब है उत्तरखंड प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ मूल बातों को जानेंगे, समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। राजा रानी में कौन सा समास, आपको पता ही होगा, देखिए यहाँ पर राजा रानी एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है और एक दूसरे का जो है उल्टा भी है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे समास को जो एक दूसरे का द्वंद्व हो, एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो ऐसे समास को कहा जाता है द्वंद्व समास, एक दूसरे का प्रतिरोधी हो, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, ये सब समास जो है द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है धीरे धीरे में कौन सा समास है, ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है, धीरे धीरे में आपको ये ध्यान देना, धीरे धीरे यहाँ योजक चिन्ह है, कायदे से योजक चिन्ह होते हुए बहुत आदमी कहेगा बाबू योजक चिन्ह अगर लगा रहे तो वह समझ जाना है द्वंद्व समास होगा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आदमी ये एक लॉजिक देता है कि जो द्वंद्व समास जो होता है उसमें पर्याय हम यही देखते हैं कि योजक चिन्ह सभी में ही लगा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह लगेगा तो वो द्वंद्व समास होगा ही, केवल तो परिभाषा तब तो वही बन जाना चाहिए जिसमें योजक चिन्ह लगा हो तो वह द्वंद्व समास होगा, परिभाषा कायदे से वही बन जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। परिभाषा पर आप गौर कीजिएगा, जो एक दूसरे का विरोधी हो, जो एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे एक दूसरे का विरोधी नहीं, एक दूसरे का पूरक भी नहीं है, धीरे धीरे सेम है, तो यहाँ पर आपका जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसा कई एग्जाम्पल देना चाहेंगे हम, रात रात, रातों रात, रात रात, रातों रात, प्रतिदिन, तो यहाँ पर हो जाएगा दिन दिन, ये सब कौन सा समास है, तो ये सब आपका जो है अव्ययीभाव समास है, कहने का मतलब योजक चिन्ह होते हुए भी अव्ययीभाव समास है। रामायण, रामायण, रामायण में कौन सा समास है, रामायण, रामायण में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, रामायण, तो तत्पुरुष समास, ठीक है, उत्तरखंड प्रधान हो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है, तो रामायण में आपका तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो आपका जो विद्यार्थी में जो समास है आपका विद्यार्थी, विद्या के लिए अर्थी, उत्तरखंड प्रधान है बाबू, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस वाणी द्वारा व्यस्त न किया जा सके कहलाता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अनिर्वचनीय
अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है त्रिबुद्धि वाला कहलाता है। तो त्रिबुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, कुशाग्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? उपयुक्त सभी है। तो आपका मेघ हो जाएगा, जलधर हो जाएगा, जलद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहेंगे, चलिए निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो निशा का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपका रात्रि होता है, रात होता है, यामिनी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निशा मतलब रात होता है, ठीक है। चलिए कृष्ण का विलोम, कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, कृष्ण का विलोम शुक्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ, इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना हुआ। आंध्र का विलोम क्या होता है? आंध्र का विलोम क्या होता है? आंध्र का विलोम क्या होता है? तो आंध्र का विलोम जो होता है वह आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अनत्य होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम जो होता है आपका बड़ा भाई, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तम का विलोम शब्द क्या होता है? तम का विलोम, तम का मतलब होता है आपका क्या? तम का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का उल्टा क्या होगा? ज्योति, प्रकाश होगा। तो यहाँ पर आपका 42 का डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 42 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संपत्ति का विलोम क्या होता है? 43 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति का विपत्ति, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। संपत्ति का क्या होगा बाबू? व्युत्पत्ति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का विष होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। श्रृंगार का विशेषण, श्रृंगार का विशेषण, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये ऐसा सब प्रश्न है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना वो किसी भी एग्जाम में दे सकता है, इसीलिए ये भी ध्यान में रखना है आप लोग। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रृंगारिक, श्रृंगार का विशेषण श्रृंगारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मरण का विशेषण क्या होता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, बी। विस्मरणीय, समाज का सामाजिक, जैसे आदर का आदरणीय, न्याय का न्यायिक। व्याकरण का विशेषण क्या होता है? तो व्याकरण का विशेषण यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण, यहाँ देखिए, यहाँ व्याकरण है, यहाँ देखिए मात्रा की शुद्धियों पर ध्यान देना, व्याकरण है, इन्हें ऑप्शन दे व्याकरण हो गया, ऑप्शन नंबर ए मार दी। इसीलिए पहला कभी भी ये ध्यान नहीं देना है, जो पहला ऑप्शन रहेगा ना वो पर्याय, अगर सवाल आसान रहे, अगर पहला ऑप्शन जो रहता है वह पर्याय गलत ही रहता है, इसीलिए आपको ये भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे टिप्स भी हम लोग देते रहेंगे, ठीक है, केवल आप लोग बने रहें वीडियो पर, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है गला टूटना, मुहावरे का अर्थ वाक्य के आधार पर बताएं, यानी कि वाक्य के आधार पर बताएं। तो आपका हो जाएगा, जापान से भारत की दोस्ती हो गई, चीन से गला छूट गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, गला छूटना, ठीक है, अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चांदी के जूते मारना मुहावरे का अर्थ जो है वाक्य को अस्पष्ट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ से क्या स्पष्ट होता है? अंधे की लकड़ी मात्र एक सहारा होना, अंधे की लकड़ी मात्र एक सहारा होना, इसीलिए पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी है, सही बात है बाबू, पुत्र पिता के लिए मात्र जो है अंधे की लकड़ी है, ठीक है, एकमात्र सहारा होना। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अलगत गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, ओछा व्यक्ति क्या करता है? अधिक प्रदर्शन करता है, मतलब जिसको जानकारी कम रहता है वह प्रदर्शन करना चालू कर देता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है, 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, अमेरिका का दलाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो हुआ था 16 जुलाई 1918 को हुआ,
16 जुलाई 1917 को हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। जगदीश चंद्र माथुर क्या लिखा है आपका ओ सदानीरा। ओ सदानीरा किसकी रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और ओ सदानीरा क्या है आपका, ओ सदानीरा निबंध है। और ओ सदानीरा में किस नदी के बारे में बतलाया गया है, तो ओ सदानीरा में गंडक नदी का चर्चा है। कौन सा नदी का चर्चा है, तो गंडक नदी का चर्चा है। और किसकी संस्कृति पर चर्चा हुई है, तो किसकी संस्कृति पर चर्चा हुई है, तो ओ सदानीरा में आपका जो चर्चा हुई है वह जो है चंपारण की संस्कृति व्यवस्था में चर्चा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति क्या है, तो युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति आपका कुरुक्षेत्र है। ठीक है, 53 नंबर का यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, कुरुक्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है, कुरुक्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे में कविता में लोहा किसका प्रतीक है, यहाँ लोहा कर्म का प्रतीक है। लोहा क्या है, कर्म का प्रतीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। ये जूठन क्या है, तो आपका दलित आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो आपका दलित आत्मकथा है। और इसके रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसके रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है, और जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है आपका, तो कलीराम है। क्या है, कलीराम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, कलीराम। ठीक है, क्या नहीं, यहाँ देखिए कलीराम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी जो है किस विधा की रचना है, तो आपका शेखर एक जीवनी बाबू उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है, आपका उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालिक मोहम्मद जैसवी किस परंपरा के कवि हैं। तो मालिक मोहम्मद जैसवी जो है प्रेमाख्यानक काव्य की रचना, प्रेम के प्रति, यहाँ इसको प्रेम का पीर का कवि भी कहा जाता है। मालिक मोहम्मद जैसवी जिन्होंने करबक लिखा है, करबक किसकी रचना है, तो मालिक मोहम्मद जैसवी। और पद्मावत किसकी रचना है, तो ये भी मालिक मोहम्मद जैसवी की ही रचना है। तो यहाँ पर 57 का मालिक मोहम्मद जैसवी किस परंपरा के कवि थे, प्रेम खाव्याख्य काव्य के कवि थे, यानी कि प्रेम को दर्शाते थे, प्रेम को बतलाते थे। ठीक है, विनय पत्रिका किस भाषा में, आपको पता होगा विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। और विनय पत्रिका अवधी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर 58 अंतर्वेदी वज्र भाषा में विनय पत्रिका की भाषा क्या है, देखिए यहाँ रामचरितमानस पूछेगा तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और विनय पत्रिका भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। अंतर सिर्फ यही है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि यहाँ पर विनय पत्रिका जो है आपका अंतर्वेदी वज्र भाषा में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रोज कहानी के लेखक कौन है। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज कहानी के जो लेखक हैं आपका अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय। और रोज कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में कौन है, मालती हैं। मालती हैं और मालती के पति का नाम क्या है बाबू, महेश्वर है। मालती के पति कौन थे, महेश्वर, जो पैसे से क्या थे, जो पैसे से क्या थे, डॉक्टर थे, जो पैसे से क्या थे, डॉक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओम प्रकाश ने किस नाटक शाला की स्थापना की है। ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की है, तो मेघदूत। ओम प्रकाश ने किस नाटक शैली की स्थापना की है, मेघदूत। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा जो है आपका पाठ लिखा था, तो आपका जूठन। जूठन की रचना कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके पिताजी प्रेम से उसे क्या कहते थे, मुंशी जी कहते थे। प्रेम से क्या कहते थे, मुंशी जी कहते थे। और जूठन क्या है, तो जूठन आपका दलित आत्मकथा जिसके रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही क्या कहा जाता था, मुंशी जी कहते थे। उसके पिताजी प्रेम से क्या कहते थे, मुंशी जी कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ क्या करें, अवश्य शेयर करेंगे, ताकि अगर शेयर करेंगे तो बहुत आदमी लाभान्वित